गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर तृतीय लेसन थर्ड लेसन पदार्थों का पृथक्करण का पुनः अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक मिश्रण, उसके प्रकार, उसके गुण और पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता, शुद्ध पदार्थों का उपयोग और विभिन्न प्रकार की पृथक्करण की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम को आगे लेते हुए आज हम पुनः एक बार पृथक्करण की विधियों पर ही चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। अर्थात जब हमारे पास एक ऐसा मिश्रण हो जिसमें किसी द्रव पदार्थ में ठोस पदार्थों को घोला गया हो, तो हम उस विलयन से उस ठोस पदार्थ को कैसे अलग कर सकते हैं, आइए इसके बारे में क्रियाकलापों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहली बात है वाष्पन विधि। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो वाष्पित नहीं होते हैं, बर्फ को छोड़ करके, अगर बर्फ की बात ना करें तो। इसके बाद अब क्या होता है, जो द्रव पदार्थ होते हैं वो वाष्पित हो जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो वाष्पन विधि में क्या होता है, जब हम उस विलयन को, मिश्रण को, इसमें ठोस पदार्थ घुला हुआ है, ऐसे विलयन को जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा कि वह जो भी द्रव पदार्थ है, वह जैसे कि पानी, तो वाष्प बन करके उड़ जाता है और उड़ जाने के पश्चात जो ठोस पदार्थ है वो आपका उस पात्र में रह जाता है। तो इस प्रकार हम वाष्पन विधि से इस प्रकार के मिश्रण से ठोस पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया नमक और पानी का मिश्रण। तो नमक और पानी के मिश्रण में क्या होता है, नमक घुल जाता है पूरी तरह से। अब क्या उसको आप अलग कर सकते हैं जी? अब आपसे कहे हाथ से निकालिए तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना आप लोग। तो उसको क्या करेंगे, हम वाष्पित करेंगे। तो पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा वाष्प बन करके, और नमक उसके नीचे रह जाता है, और इस प्रकार हम नमक को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से समुद्र से नमक के प्राप्त करने की जो विधि है वो वाष्पन विधि ही द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या होता है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में क्यारियां बना दी जाती हैं, और जब समुद्र की लहर के साथ साथ समुद्र का पानी तट पर आता है तो वो क्यारियों में भर जाता है। और क्यारियों में भर जाने पर क्या होता है, सूर्य जब अत्यधिक तेज तप्त गर्म होते हैं तो पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, और समुद्र के पानी में उपस्थित जो नमक की मात्रा है वो क्यारियों में भरी रह जाती है। फिर उस नमक को हम मशीनों के माध्यम से शुद्ध कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और उसे खाने के योग्य बनाया जाता है। तो वाष्पन विधि का प्रयोग करके ही समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार की विधि को हम वाष्पन विधि कहते हैं। अब दूसरी विधि क्या है, आस्वन विधि। तो आस्वन विधि किस प्रकार वाष्पन से अलग है, आइए इसके लिए जानते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक धातु के किसी पात्र में यहाँ पर पानी को गर्म किया जा रहा है। तो ये अग्नि जल रही है, जिससे कि ऊष्मा इस पात्र को दी जा रही है। इसमें पात्र में भरा हुआ द्रव पदार्थ गर्म हो रहा है, और गर्म होने पर इस पात्र में भरा हुआ द्रव पदार्थ वाष्पित हो रहा है, और वाष्पित होने के पश्चात ये जो छन्नी पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये बर्फ के कुछ टुकड़े रखे हैं जो भाप की ऊष्मा से पिघल करके जल में परिवर्तित हो रहे हैं। इस प्रकार की विधि को हम संघनन कहते हैं, यानी भाप द्वारा द्रव में परिवर्तित किया जाना क्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो एक धातु की प्लेट ली, उसमें बर्फ रखी हो, प्लेट को केतली के टोंटी के ऊपर पकड़िए, गर्म करने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह द्रव जल बन जाती है। यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में इकट्ठा हो जाता है, और भाप द्रव से परिवर्तित होने की क्रिया
संघनन कहलाती है। तो वाष्पन और संघनन के बारे में जाना। अब किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव पदार्थ प्राप्त करने की क्रिया आस्वन कहलाती है। तो ये संघनन, आस्वन और वाष्पन विधि के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं क्रिस्टलीकरण। तो अब इसके बाद अगली जो पृथक्करण की विधि है उसके बारे में जानते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या कहलाता है? देखिए इसमें एक यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है कि किसी द्रव पदार्थ में फिटकरी को आप घोलिए और तब तक घोलते जाइए जब तक कि फिटकरी इस पदार्थ में ना घुल जाए। अब जब घुल जाए तो उसको थोड़ा सा गर्म करिए, तो उसमें जो फिटकरी की जो आपकी विलेयता है वो और भी बढ़ जाती है। अब इस द्रव पदार्थ में घुली हुई फिटकरी को जैसा कि तैसा छोड़ दीजिए और तब तक इसको रखा रहने दीजिए जब तक कि यह ठंडा ना हो जाए। तो ठंडे होने पर क्या होता है कि हम यह देखते हैं कि कुछ घंटे के बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल, यानी जिस प्रकार से फिटकरी थी उसी प्रकार से वो फिटकरी के क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल का मतलब कंकड़ पत्थर जैसी आकृति, तो क्रिस्टल पुनः प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम इस क्रिया को जब करते हैं तो इसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो विद्यार्थी ये क्रिस्टलीकरण यानी किसी भी द्रव पदार्थ में किसी ठोस पदार्थ को जब घोला जाता है और घोलने पश्चात वो इस प्रकार घुल जाए, घुलने के बाद उनको अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो पुनः उसी पदार्थ के क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो विद्यार्थियों आज हमने पृथक्करण की इन विधियों को जाना। अब बात है दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना, यानी दो अमिश्रणीय मिश्रण, जैसे कि दो द्रव पदार्थ हैं और अलग अलग उन्हें करना है, जैसे पानी और मिट्टी का तेल। तो आपने देखा होगा किसी भी पानी में अगर कोई तेल डाल दिए तो तेल ऊपर दिखाई देता है। तो कैसे करते हैं आप? तो मिश्रण को पृथक करी कीप डालें और हिलाकर स्थिर होने दें। क्या देखते हैं कि कीप में दो पृथक परतें ऊपर दिखाई देती हैं। और कौन सी परत ऊपर है? तेल ऊपर होता है, क्योंकि तेल का जो वो होता है, घनत्व होता है, वो पानी से कम होता है, इसलिए वो तैरता दिखाई देता है। तो अब पृथक करी कीप की टॉप कॉक को खोलें और निचली परत में एकत्र द्रव को एक बीकर में निकाल करके अलग कर लें। एकत्र किया गया द्रव पानी है, कीप में बचा जो द्रव मिट्टी का तेल है। तो इस प्रकार हम दो द्रवों को, अमिश्रणीय पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। विद्यार्थी ये थी आज की हमारा टॉपिक। कल्पना एक नए लेसन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।